My screen is visible to everyone or not? Is my voice audible and my screen is visible or not? Yes, ma'am. Okay. So we are going to start with environmental microbiology. There is थोड़ा वास्ट सिलेबस है उसका इन गेट लाइफ साइंस में जो गेट का हमारा इंजीनियरिंग वाला है तो सिलेबस इज लिटिल बिट वास्ट बट आई गेस एनी वन ऑफ यू who have prepared for NTA NET maximum syllabus is matching just like एक दो units है like maths is a new one and environmental microbiology is a new one बाकी काफी चीजें और सारी units में almost common है. So we are starting with this environmental microbiology. इसमें थोड़ा सा जो syllabus है उसके अकॉर्डिंग चीजें बहुत randomly दी हुई हैं like उन्होंने एक order में नहीं दिया हुआ. We are going to start with this environmental microbiology but in our like हम एक अपने outline के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे. हम उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर आउटलाइन ताकि हम एक तरीके से चीजों को कंप्लीट करें बिकॉज उन्होंने टॉपिक्स बहुत रैंडमली दिए हैं. रैंडमली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे. तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड आपको ये देखना होगा कि लाइक हम बीच बीच में जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं जस्ट पिक देम अप कि हाँ ये टॉपिक्स हो चुके हैं बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम दिस पेपर इज कंडक्टेड इन दिस सब्जेक्ट. तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बहुत ही कम लोग बैठेंगे और सक्सेस रेट वुड बी वेरी हाई. So try to give your best in this. So with this, we will start with our class we are going to start with environmental microbiology. So microbiology is something which deal with microbes. Microbes में क्या हो रहा है? That is environmental microbiology. Microbe में there can be bacteria, fungi, viruses, कोई भी. This is a microbe. वो microbe होगा. Environment में जो जो microbes हैं वो किस तरीके से उनका क्या हो रहा है, लाइक उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है. ग्रोथ को पढ़ने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है. उनकी बॉडी में कोई खाना गया तो उस खाने का क्या होगा पहले हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा. तो पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी में दैट इज माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म कि माइक्रोब के पास जो खाना जा रहा है उसका क्या हो रहा है. मेटाबॉलिज्म इज all the chemical reactions which are going to take place in our body. क्यों क्यों केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं? ताकि हम अपने सेल्स की लिविंग स्टेट को मेंटेन कर सकें. खाना हमने खाया, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, सब कुछ है. तो उस खाने को पहले मैं तोड़ूंगी ताकि मुझे उससे एनर्जी मिले और फिर उन खाने को तोड़ के जो एनर्जी मिली उसे किसी और जगह पे लगाऊंगी, स्टोर करूंगी. तो हमारी बॉडी में ये सब चीजें एक केमिकल रिएक्शंस में होती हैं. तो मेटाबॉलिज्म इज एनीथिंग, एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई एनी केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस सो दैट वी विल मेंटेन आवर लिविंग स्टेट. सेल ठीक रहे, सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को कुछ स्टोर हाउस चाहिए, कुछ भी चाहिए. तो हमें सेल को ठीक रखना है. उसके लिए जो जो केमिकल रिएक्शंस मेरी बॉडी में हो रहे हैं दे विल कम अंडर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज कंबाइंड बाय टू टर्म्स. मेटाबॉलिज्म में दो चीजें इंक्लूड होती हैं. वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म. जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन कोई भी हमने खाना दिया जस्ट वेट अ मिनट हमने कुछ भी खाना दिया अपनी बॉडी में और उस खाने को किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है. खाने का ब्रेक डाउन, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करना अगर हम कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन करने से हमें एनर्जी मिलेगी. all the reactions which are going to take place जिससे बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन करके इवेंचुअली वी आर गेटिंग एनर्जी. आपने एक वेल नोन फैक्ट पढ़ा होगा
बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेक डाउन रिलीजेस एनर्जी। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा एंड बॉन्ड ब्रेकिंग विल रिलीज द एनर्जी। ठीक है, सो कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में जब ब्रेक डाउन होता है इट विल इवेंचुअली लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो कैटाबॉलिज्म इज ऑल द स्टेप्स जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं एंड हाउ दे आर गिविंग अस एनर्जी। Whereas anabolism, ma'am, yes, ma'am, yes, endo and exothermic, you can say that. और एनाबॉलिज्म इज एनी रिएक्शन जिसके अंदर हमारी बॉडी में कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं, और जब बॉन्ड सिंथेसाइज होंगे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स एनर्जी। सो एना कैटाबॉलिज्म में वो सारे स्टेप्स जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करने से इवेंचुअली वी विल गेट द एनर्जी। दिस इज कैटाबॉलिज्म। जो जो चीजें फाइनली एनर्जी दे रही हैं दे विल कम अंडर कैटाबॉलिज्म, एंड जो जो स्टेप एनर्जी को यूज करके कोई नई चीज फॉर्म कर रही हैं दे विल कम अंडर एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी का सेल है, सेल इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जब तक वो ठीक से फॉर्म नहीं होगी हमारा बॉडी काम नहीं कर सकता। सो दिस इज द एनाबॉलिज्म कि हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। सो इट इज एनाबॉलिज्म एंड इट विल रिक्वायर एनर्जी। So anything that require energy to synthesize something will come under anabolism, and anything which releases energy, which causes a breakdown of bond and releases the energy, that will come under catabolism. And both anabolism and catabolism combine करके we will call it a metabolism. So कैटाबॉलिज्म में बॉन्ड से एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस एनर्जी इज रिलीजिंग, एक्सो मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडो मींस एनर्जी रिक्वायर हो रही है। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो दे आर माय एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। Whereas एनाबॉलिज्म में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, bond formation will require energy, it will use the energy, so that's why they are called as endothermic reaction। और दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे we will call it metabolism। Are these terms clear to everyone? What is metabolism, what is catabolism, what is anabolism? Is it clear to everyone? Yes, it is clear. Next point is हमने बोला anabolism absorb कर, yes, anabolism will use the energy to synthesize new compounds। नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमेशा एक टर्म केमिस्ट्री, एक लाइन केमिस्ट्री में याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेक डाउन रिलीजेस द एनर्जी। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है कैटाबॉलिज्म में, so it will release the energy। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एनाबॉलिज्म में, तो इट विल रिक्वायर एनर्जी। ये केमिस्ट्री का रूल है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन विल रिक्वायर एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेक डाउन विल रिलीज एनर्जी। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी ऐसे तो हमारी बॉडी में घूमती नहीं रहेगी ना, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो स्टोर करना पड़ेगा, वरना तो वो वेस्ट हो जाएगी हीट की फॉर्म में। तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। तो एटीपी इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। लेकिन जब हमने बोला हाँ एडेनिन एडिनोसिन, यू कैन से इट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आल्सो, यस इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी बाय मिस्टेक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अभी क्या होता है, हमने बोला एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ सम रिएक्शन से कुछ रिलीज हो रही है। तो हमारी और जो स्टोर हो रही है ना एनर्जी, वो बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है,
अब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो दो फॉर्म्स में रिलीज होती है. इट इज रिलीज इन टू फॉर्म. कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं? इधर एटीपी और NADH एंड FADH2. FADH2 एक बनता है, एक NADH प्लस H प्लस. ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है. दीज आर द एनर्जी यूनिट्स. बट एनर्जी इवेंचुअली स्टोर एटीपी की ही फॉर्म में होगी. जिस स्टेप में डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई. एनर्जी रिलीज एटीपी की फॉर्म में भी हो सकती है, NADH की फॉर्म में भी हो सकती है, FADH2 की भी फॉर्म में हो सकती है. लेकिन जब एनर्जी एटीपी की फॉर्म में डायरेक्टली रिलीज होती है जिस स्टेप में, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना और डायरेक्ट एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट था, उससे प्रोडक्ट बना और उससे NADH प्लस H प्लस की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई. दिस वुडेंट बी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये NADH प्लस H प्लस का क्या होगा, इट विल गो इनटू अनदर साइकिल जिसको हम बोलते हैं ETC. ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ETC या फिर उसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अभी हम इस सब डिटेल में पढ़ेंगे. मैं अभी सिर्फ आपको ब्रीफ हिंट दे रही हूँ ताकि आपको चीजें बाद में समझ आए. तो जब एनर्जी एटीपी की फॉर्म में डायरेक्टली रिलीज होगी, आई विल कॉल इट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. लेकिन अगर एनर्जी NADH प्लस H प्लस या फिर FADH2 की फॉर्म में रिलीज होगी, आई वोंट बी गोइंग टू कॉल इट अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. हम बोलेंगे वो NADH H प्लस ETC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. वो था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ओके, आई एम रिपीटिंग. और ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NADH प्लस H प्लस जाएगा और फाइनली इट विल यील्ड ATP. फिर से रिपीट करती हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन. हमारा हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट लेट मी ओपन द. यस, सो वी आर डिस्कसिंग. ये मेरा सबस्ट्रेट है, इससे कुछ प्रोडक्ट बना. यहाँ पे कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है. बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इट विल रिलीज सम एनर्जी. ये एनर्जी तीन फॉर्म्स में रिलीज हो सकती है. इट वुड बी ईदर ATP और इट वुड बी NADH प्लस H प्लस और थर्ड वुड बी FADH2. जब भी एनर्जी रिलीज होगी इन तीन फॉर्म्स में रिलीज होगी. ठीक है, दीज आर द थ्री फॉर्म्स जिसमें एनर्जी रिलीज होगी. जब एटीपी डायरेक्ट रिलीज होता है, डायरेक्ट एटीपी ही रिलीज हो रहा है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में, वी विल कॉल इट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट अटैच हो रहा है, इसलिए हमने तो बोला सबस्ट्रेट के लेवल पे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है इसके अंदर, इसलिए. और सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में एटीपी बन रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. लेकिन कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन एनर्जी इज रिलीज्ड एज NADH प्लस H प्लस या फिर FADH2. उसका मीनिंग क्या होता है? NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 का मीनिंग क्या है? ये डायरेक्टली वी हैव नॉट गॉट ATP. ये दोनों कंपाउंड ETC में जाएंगे. ETC इज वन मोर चेन जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसी चेन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन.
तो ईटीसी या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मेरा NADH प्लस H प्लस और FADH2 जाएगा और फिर जाके वो एटीपी बनाएगा और फिर ये एटीपी मेरी बॉडी में स्टोर हो जाएगा बिकॉज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी कभी भी NADH FADH2 की फॉर्म में बॉडी में स्टोर नहीं होगी। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP NADH FADH2 but energy is stored only in the form of ATP। तो जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में बनने में एटीपी रिलीज करता है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जिस स्टेप में NADH प्लस H प्लस या FADH2 बनता है वो ETC या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की चेन में जाएंगे एंड देन दे विल रिलीज ATP और उस ATP को हम स्टोर करेंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन कि एनर्जी की यूनिट्स क्या क्या हैं, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हमने बोला NADH प्लस H प्लस कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट विल गिव मी ATP। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस मुझे 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। कहीं कहीं पे इट इज रिटन एज 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, बट टू बी द मोस्ट प्रिसाइज NADH प्लस H प्लस से एक NADH से मुझे 2.5 मॉलिक्यूल्स ATP के मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जाएगा ETC में और उससे मुझे 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेंगे। बुक्स में लिखा होता है एक NADH से 3 ATP मिलते हैं, एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं, बट टू बी द मोस्ट प्रिसाइज एक NADH से 2.5 मॉलिक्यूल मिलते हैं 2.5 और एक FADH2 से 1.5 ATP मिलता है और ये ATP जाके फिर बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ये समझ आया सबको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट? यस, ठीक है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो एनर्जेटिक्स? बायो एनर्जेटिक्स, bioenergetics is a term which describes ma'am, yes ma'am, you will going to teach? Yes, I will going to teach whole ETC whole Krebs cycle। मैं सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बस अभी थोड़ा सा हमें बेसिक एक समझ आना चाहिए ताकि हमें बाद में साइकिल समझ आ जाए। अदरवाइज अगर हम एकदम से साइकिल्स पढ़ेंगे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा वहां पे। तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? बायो एनर्जेटिक्स एक टर्म होती है which describes what all are the metabolic pathways या biochemical pathways जो मेरी बॉडी में हो रहे हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स इज, बायो मीन्स लाइफ, मतलब मेरी बॉडी में क्या क्या एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी का क्या क्या हो रहा है। एनर्जी या तो यूज हो रही है या रिलीज हो रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं कि हमारी यूज होगी एनर्जी, मतलब दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। एनर्जी रिलीज होगी मतलब कैटाबॉलिज्म। सो बॉडी में जाके एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज हो रही है कि रिलीज हो रही है। सो वो सारे के सारे पाथवेज जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज की, जिससे अल्टीमेटली एनर्जी या तो रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन सबको अगर हम कंबाइन कर ले वी विल कॉल अ टर्म बायो एनर्जेटिक्स। So bioenergetics is a term which describes the biochemical or metabolic pathway by which cells ultimately obtain energy or utilize energy. This is one more term. ये term clear है? What is bioenergetics? Body में जाके energy का क्या हो रहा है? Energy produce हो रही है मतलब there is catabolism। Energy release हो रही है मतलब energy absorb हो रही है मतलब there is anabolism। मतलब हम bioenergetics में we are going to talk about all the pathways which deal with energy। ठीक है? Is it clear to everyone?
Is it clear to everyone, ma'am? Energy, yes. Energy absorbed by the cell, मतलब energy utilized by the cell, मतलब ATP utilize हो रहा है. तो मैंने आपको पहले समझाया, anabolism is the synthesis process, bond formation. जब भी bond formation होता है, it will require energy. Bond formation always require energy, and bond release, bond breakdown always releases energy. So this is the concept of anabolism, catabolism, bioenergetics. ठीक है. Next we will discuss one more term. There are few terms like अब हमारा होता है, हमने बोला metabolism means all the chemical reactions which are going to take place in our body. अब chemical reactions है, reactions करने के लिए we have to use some enzyme. enzyme नहीं होगा तो reaction body में reaction complete नहीं होगा. तो हमें कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए है बॉडी में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. सो मोस्टली जो मोस्ट कॉमन एंजाइम्स जो यूज होते हैं बॉडी में, दे आर लाइक वन इज काइनेज. काइनेज का मतलब होता है जिस भी स्टेप में मेरा अगर मैं काइनेज टर्म यूज कर रही हूँ, काइनेज टर्म का मतलब ये हो जाएगा जब भी हम किसी स्टेप में काइनेज लिख रहे हैं, उसका मीनिंग होता है, मतलब दो टर्म होती है, काइनेज एंड फॉस्फेटेज. काइनेज का मीनिंग होता है आई एम बेसिकली रिलीजिंग यूटिलाइजिंग माय एनर्जी. काइनेज एंड फॉस्फेटेज. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों कुछ कुछ एंजाइम, जैसे पहला एंजाइम है काइनेज, दूसरा एंजाइम है फॉस्फेटेज, थर्ड इज आइसोमरेज. आइसोमरेज ये कुछ कॉमन एंजाइम्स है. काइनेज इज अ एंजाइम दैट अटैचेस अ फॉस्फेट ग्रुप टू अ प्रोटीन. जब हम एक फॉस्फेट को ग्रुप को अटैच करते हैं, हम उसको काइनेज बोलते हैं. मतलब अगर हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, वी विल यूजुअली कॉल इट अ काइनेज. ठीक है. अब काइनेज टर्म मोस्टली हम लोग वहां इन्वॉल्व करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि देयर इज अ रिलीज ऑफ एटीपी. जब हम एटीपी को रिलीज करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं काइनेज. और जब एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं उस स्टेप में वी विल कॉल्ड अ टर्म फॉस्फेटेज. बट कहीं कहीं पे ये चीज थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होती है. बट अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली देखें तो काइनेज इज अ एंजाइम जिसमें एटीपी का रिलीज होता है, और फॉस्फेटेज इज अ एंजाइम जिसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्जॉर्ब होता है, एटीपी एब्जॉर्ब होता है. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे हम एग्जांपल्स देखेंगे. अभी हम सिर्फ ब्रीफ में सब चीजों को समझ रहे हैं ताकि हमें बेसिक टर्म्स पता हो, मीनिंग पता हो. ठीक है. Next is what all are the categories of metabolic reactions in our body. मेरी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, तो मेन कैटेगरीज कौन सी होती हैं? फर्स्ट कैटेगरी इज ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म. ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? एक ग्रुप दूसरा, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, उनका ट्रांसफर होता है. आइसोमरेज एंजाइम बता रही हूँ, बता रही. ग्रुप ट्रांसफर एंजाइम वो होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं? कार्बोनिल, या हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप ओएच ग्रुप है, या हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड है, या हम बोल सकते हैं कीटोन है. सो जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे भेजेंगे, वी विल कॉल इट अ ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म. ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ग्रुप ट्रांसफर समझ आया? जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाएगा, हम उसे बोलेंगे दे आर ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. सेकेंड कैटेगरी इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं. जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एक चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है. बिकॉज रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन
एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, वी विल कॉल दैट स्टेप कि उसमें रिडक्शन हो रहा है। और किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर सेकेंड इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन। तो या हो सकता है एक रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, हो सकता है दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो। बट जब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं एक रिएक्शन में, कि ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, ये सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा है, देयर इज रिडक्शन गोइंग ऑन, और साथ में एक एंजाइम है जो साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके अंदर, तो हम बोलेंगे इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और वी विल कॉल इट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलेंगे, हो सकता है किसी स्टेप में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी स्टेप में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है किसी स्टेप में गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो जब एक स्टेप में मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, आई विल कॉल इट अ रिडॉक्स रिएक्शन। और मोस्टली हमारी बॉडी में सारे रिएक्शंस काफी हद तक, कभी भी रिडक्शन अकेले नहीं होता, ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होता। यूजुअली ऑल द रिएक्शंस इन आवर बॉडी अकर इन द फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन उसे देगा ना, तो कौन देगा, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये गेन कर लेगा। तो एंजाइम ने लॉस किया, मतलब इसमें हो गया ऑक्सीडेशन, और इस सबस्ट्रेट ने गेन कर लिया, इसमें हो गया रिडक्शन। So this is the second category of metabolism reaction, which is oxidation reduction reaction. Is it clear? First is group transfer reaction, जिसमें functional group का movement होता है। Second is oxidation reduction reaction, जिसमें redox reactions होते हैं। These are the two kinds. Third one is called as elimination. Elimination का मतलब होता है किसी भी चीज का जब लॉस हो तो हम उसको बोलेंगे देयर इज एलिमिनेशन, जब किसी चीज का लॉस हो रहा है। And the most common example of elimination in our body is dehydration. Dehydration means hydration. Hydro मतलब water and D मतलब loss, मतलब loss of water. जब भी कोई चीज का लॉस होता है, we will call it a elimination reaction. So dehydration is the example of elimination reaction. हो सकता है किसी रिएक्शन में अमोनिया रिलीज हो रहा हो, सो डी एमिनेशन हम उसको बोलेंगे। अमीन, अमीन ग्रुप, NH2 इज अमीन ग्रुप, अमीन डी मतलब रिमूवल ऑफ अमीन, डी एमिनेशन हो रहा है तो उसका जो ब्रॉडर कैटेगरी होगी विच इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन में कोई चीज लॉस होती है, वी विल कॉल इट अ एलिमिनेशन रिएक्शन। यूजुअली कोई चीज लॉस होगी तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाता है। यूजुअली अब सपोज ये वाटर है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, इस एक कंपाउंड है। अब वाटर अगर रिलीज हुआ, इसका H रिलीज हुआ, इसका OH रिलीज हुआ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो यूजुअली एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन आर अ काइंड ऑफ सिंगल से डबल बॉन्ड वाला। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं जिसमें एडिशन होता है। एडिशन मतलब वाटर आके ऐड हो जाएगा, अमोनिया आके ऐड हो जाएगा। तो इन सब स्टेप्स को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट कम व्हाट इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स बनना, दिस इज कॉल्ड एज जो आइसोमराइजेशन कॉज कराते हैं उनको बोलते हैं हम आइसोमरेज।
मतलब आइसोमरेज एंजाइम, जब भी किसी के आगे एज लगा हो, एज मींस वो एंजाइम की बात कर रहे हैं। हाइड्रेज मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो वाटर को ऐड कर रहा है। इनोलेज, फॉस्फेटेज, काइनेज, जब भी आगे लास्ट में एज लगा होता है उसका मीनिंग होता है दिस इज द एंजाइम। आइसोमराइजेशन इज अ रिएक्शन और उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं आइसोमरेज। ठीक है, एज का मीनिंग होता है एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम की जिसकी हम बात करते हैं उसको बोलते हैं हम एज। So isomerase are the enzyme that catalyze the formation of substrate isomer. Isomer का बनना is called as my isomerase. अब आइसोमर क्या हो सकता है? आइसोमर बहुत काइंड के होते हैं, मतलब उसमें बहुत बहुत काइंड के आइसोमर्स होते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक आइसोमर ऐसा है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, एक आइसोमर ऐसा है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऊपर था और दूसरे में नीचे हो गया। ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और आइसोमर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप, हाइड्रोजन ऊपर था वो नीचे चला गया, उसमें ऊपर था उसमें नीचे चला गया। तो आइसोमराइजेशन में यूजुअली आइसोमर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे मूवमेंट ऑफ समथिंग होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। तो मोस्टली सबसे कॉमनली एम्प्लॉयड आइसोमराइजेशन का जो हमारा स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम आइसोमरेज सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मेरे बेसिक यूनिट्स है किसी कार्बोहाइड्रेट के, दे कम अंडर शुगर मॉलिक्यूल्स की बेसिक यूनिट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन कंपाउंड हैं, दोनों के दोनों 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, दोनों के दोनों बेसिक यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, बट दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। क्या होता है इसमें? ग्लूकोज का एक बार आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है, जस्ट लर्न इट। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यस। आइसोमराइजेशन ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म के अंडर भी आ सकता है, क्योंकि आइसोमराइजेशन का ना में एक टाइप ऑफ रिएक्शन इज ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। आइसोमराइजेशन में अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आइसोमराइजेशन का एक टाइप हुआ ग्रुप ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। बट आइसोमराइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वन ऑफ दोज आइसोमराइजेशन का टाइप है ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, अभी अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करते हैं तो लर्न इट इन दिस वे। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, अब इट इज अ एल्डिहाइड, 6 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, किस पे लगेगा तो हम उसे एल्डिहाइड बोलेंगे। एल्डिहाइड किस पे लगेगा? किस कार्बन पे लगेगा हम उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। एल्डिहाइड किस कार्बन पे लगेगा? एल्डिहाइड का मीनिंग होता है सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब अगर इसमें एक साइड आर है और दूसरी साइड आर होगा तो क्या इसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे? अगर दोनों साइड पे, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे कोई आर आर है तो क्या मैं इसको एल्डिहाइड बोलूंगी? शैल आई कॉल इट अ एल्डिहाइड और नॉट? नहीं, इसको मैं बोलूंगी कीटोन। आई विल कॉल इट अ कीटोन। तो कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ के अगर एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड कोई आर ग्रुप है देन आई विल कॉल इट अ एल्डिहाइड। लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे आर है then I will call it a ketone. This is the difference between aldehyde and ketone. So अगर मैं 6 कार्बन के कंपाउंड पे सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे अगर लगाऊंगी ना तभी वो एल्डिहाइड बनेगा। सेकंड पे लगाऊंगी तो दोनों साइड पे एल्काइल चेन है, थर्ड पे लगाऊंगी दोनों साइड पे एल्काइल चेन है, फोर्थ पे लगाऊंगी दोनों साइड पे एल्काइल चेन है, फिफ्थ पे लगाऊंगी दोनों साइड पे एल्काइल चेन है। So my aldehyde group would either be attached to first carbon or the sixth carbon। ठीक है, तभी वो एल्डिहाइड बनेगा।
और कीटोन क्या होगा, कीटोन वुड बी अटैच 1 और 6 को छोड़ के, अगर किसी और पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच हुआ, दैट वुड बी माय कीटोन। सो हमने क्या बोला, माय ग्लूकोज इज अ 6, मैं इसे थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। सो माय दिस इज ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इसमें जो एल्डिहाइड होता है वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा होता है, नॉट एट द 6 कार्बन, 6 कार्बन पे नहीं जुड़ा होता। 6 कार्बन पे लगा होता है CH2OH, मतलब देयर इज अल्कोहल ग्रुप एट द 6 कार्बन, 6 कार्बन पे CH2OH जुड़ा है, ठीक है। अब दोनों साइड पे क्या होता है, जस्ट लर्न इट एज OH H OH H, आई गेस मैंने 1 2 3 4 5 6 एक ही कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया। सो इट इज OH H OH OH, इसको ऐसे याद कर लो, OH H OH OH, ऐसे ही याद करना है। तो क्या होता है, हाँ 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 ठीक है सर, 2 3 4 5 6। सो पहले पे C डबल बॉन्ड O, लास्ट वाले पे CH2OH, और बीच पे OH H OH OH। ओके, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ, ओके सर, ये समझ आ गया आपको कि ये कैसे याद रखना है, OH H OH OH, ऐसे कैसे याद करना है, बिकॉज हमें गैलेक्टोज मैनोज कुछ कुछ चीजों के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, वो हमें जब तक ये पोजिशनिंग याद नहीं होगी हम नहीं याद कर सकते। एक साइड पे OH है ना, तो दूसरी साइड पे H होगा, इस साइड पे H है तो इस साइड पे OH होगा, इस साइड पे OH है तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H, हमेशा या तो एक OH है और एक H है, शुड बी, नो 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 नो, इट इज, वो मैं अभी बताती हूँ, वो DL फॉर्म्स होते हैं, मैं बताती हूँ, अभी रुको रुको अभी रुको, अभी मैं सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म डिस्क्राइब कर रही हूँ ग्लूकोज की, OH H OH OH। ये समझ आया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे, ऐसे याद कर लो, OH H OH OH। जब भी जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, जब उस पे OH राइट साइड पे है, अभी राइट साइड पे है ना OH, आई विल कॉल इट B फॉर्म, B, B ग्लूकोज। और जब भी OH लेफ्ट साइड पे होगा, आई विल कॉल इट L ग्लूकोज। डोंट कंफ्यूज इट विथ स्मॉल डी स्मॉल एल, नहीं, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है, एंड माई दिस एल एंड दिस DL इज डिफरेंट, ठीक है। ये समझ आया कि जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड पे आया होगा, आई विल कॉल इट D फॉर्म, कैपिटल D फॉर्म। और जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन का OH लेफ्ट साइड पे होगा, आई विल कॉल इट कैपिटल L फॉर्म, D एंड L फॉर्म। ये चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, कुछ भी हो, हम सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर हम देखेंगे, अगर वो राइट साइड पे है तो वो D फॉर्म, लेफ्ट साइड पे होगा तो L फॉर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज D एंड व्हाट इज L? B glucose, LL glucose, and this is capital D and capital L. स्मॉल डी स्मॉल एल अभी मैं पढ़ाऊंगी, बट कैपिटल डी कैपिटल एल है, याद रखना। अब अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद करें, ग्लूकोज का देखो 1 2 3 4 5 6, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना दो, 1 2 3 4 5 6, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH H OH OH, इस साइड के मैं फिल कर लूंगी खुद, दिस इज ग्लूकोज। जब मैं इस फर्स्ट कार्बन के कार्बोनिल को सेकंड कार्बन पे ले जाऊंगी, इट विल नाउ बिकेम अ कीटोन। पहला वाला था एल्डिहाइड और ये है कीटोन, सेम यही चीज, सेकंड वाले पे OH है ना, उसको अब हटा दो क्योंकि सेकंड पे डबल बॉन्ड हुआ गया, अब है H OH OH, इट वुड बी H OH OH, और ये CH2OH, ये हो गया CH2OH। और राइट साइड जो लेफ्ट साइड के हम फॉर्म्स हैं उनको हम खुद के खुद हम फिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज द स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? और फर्स्ट वाले का ऐसा कुछ नहीं होता, OH और H कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है उसका।
उसका इट इज एल्डिहाइड, इसको हम CH2OH ही लिखते हैं। फर्स्ट कार्बन जैसे हमने लास्ट पे CH2OH लिखा ना, वैसे हम फर्स्ट पे भी CH2OH लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों के दोनों 6 कार्बन है बट इट इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। ठीक है, अब ये जो मैंने कीटोन बनाए ये डी कीटोन है, डी फ्रक्टोज है कि एल फ्रक्टोज है, ये क्या होगा? इट इज डी फ्रक्टोज और इट इज एल फ्रक्टोज। ये क्या होगा, वेदर इट इज डी फ्रक्टोज और इट इज एल फ्रक्टोज? इट इज डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज स्मॉल डी एंड स्मॉल एल? डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। हाँ, अब या डी या स्मॉल डी और स्मॉल एल, अब क्या होता है? मैं क्या करूंगी, मेरी लाइट है, ये लाइट का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये क्या करेगी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर भी मूव कर रही है, ऐसे टेढ़े भी मूव कर रही है, हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज माई नॉर्मल लाइट, इसको मैं लाइट का सोर्स बोलूंगी। अगर मैं इस लाइट के सोर्स को एक पोलराइजर से पास कर दूंगी तो क्या होगा, मुझे ऐसी लाइट मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट जा रही है। सो whenever I am passing my light through electromagnetic radiation through a polarizer, I will get a polarized light, जिसको हम बोलते हैं polarized light। आ गई मेरे पास, this is called as polarized light। पोलराइज्ड लाइट में हमेशा जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। सो जब मैं अपने सैंपल को पोलराइज लाइट में रखूंगी तो अगर वो सैंपल लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ, अगर वो राइट की तरफ रोटेट हुआ, मतलब उसकी ऑप्टिकल रोटेशन मुझे पॉजिटिव में मिली, राइट या पॉजिटिव में मिली, राइट की तरफ रोटेट करेगा या पॉजिटिव में मुझे उसकी ऑप्टिकल रोटेशन मिली, आई विल कॉल इट डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज, कुछ भी डी। जब भी पोलराइज लाइट में रखने से अगर कंपाउंड राइट की तरफ रोटेट होगा तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव होगी, +10 +5 +6 कुछ भी प्लस में, तो उसको मैं बोलूंगी स्मॉल डी फॉर्म। और अगर वो कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड पोलराइज लाइट में रखने से लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ, आई विल कॉल इट एल ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज, कुछ भी स्मॉल एल, लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, फिर लेफ्ट लेफ्ट याद कर लो। वैसे डी और एल में अगर जो ओ एच है वो लेफ्ट साइड पर है तो कैपिटल एल, अगर ओ एच राइट साइड पे है तो कैपिटल डी। तो अगर मैं अपने किसी भी कंपाउंड को पोलराइज लाइट में रखती हूँ और वो राइट की तरफ रोटेट हो गया, मतलब उसकी ऑप्टिकल रोटेशन इज इन प्लस, प्लस में होगी, उसको मैं बोलूंगी स्मॉल डी फॉर्म। और अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हुआ देन आई विल कॉल इट स्मॉल एल। समझ आया? कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एल, स्मॉल एल में डिफरेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Okay, the next thing comes is my next thing आती है कि ग्लूकोज का जो मैंने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, दैट इज द स्ट्रेट चेन। वो स्ट्रेट चेन का फॉर्म का स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रेट है वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन चेन। साइक्लिक फॉर्म में होता है जो शुरू हुआ और ऐसे खत्म हुआ। साइकिल इज समथिंग जो ऐसे चलती है, ठीक है, और चेन इज समथिंग जो सीधे सीधे चलती है, और साइकिल इज समथिंग जो ऐसे गोल घूमती है, मतलब जहां से शुरू हुई वहीं से खत्म हो गई। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक फॉर्म ऑफ चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक फॉर्म ऑफ चेन है, मतलब उसमें एंड प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। एक हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल होगी दैट इज साइकिल, मतलब उसमें गोल गोल घूमेगा, जहां से शुरू हुए वहीं से हम खत्म हो गए। तो मैंने अभी जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था वो साइक्लिक फॉर्म था कि वो स्ट्रेट चेन था? वो किस फॉर्म में था? टेल मी इन विच फॉर्म इट वाज। किस फॉर्म में था जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था? वो साइक्लिक फॉर्म में था कि चेन फॉर्म में था? व्हाट वाज दैट?
क्या था? आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई. इट वॉज चेन फॉर्म, इट वॉज नॉट अ साइक्लिक फॉर्म. लेकिन जो ग्लूकोज होता है या जो शुगर्स होती हैं, दे अकर इन बोथ चेन एंड माई साइक्लिक फॉर्म. तो मुझे पढ़ना है हाउ डज साइक्लिक फॉर्म बनता कैसे है. दो टर्म्स होती हैं, पायरेनोज, पायरेनोज, एंड सेकेंड टर्म इज फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज. जो 6 कार्बन की साइकिल होती है, मतलब 6 कार्बन का ऐसा फॉर्म होगा, ये साइकिल हुआ ना, ऐसा साइक्लिक फॉर्म हुआ. अगर वो सिक्स मतलब 6 कार्बन या सिक्स एलिमेंट का अगर कोई साइकिल हुआ, 6 एलिमेंट कंटेनिंग हुआ, आई विल कॉल इट पायरेनोज. और अगर कोई 5 एलिमेंट कंटेनिंग हुआ, जैसे ये ऐसा नहीं है 5 एलिमेंट पांचों के पांचों कार्बन होंगे, कोई भी 5 एलिमेंट कंटेनिंग अगर होता है उसको फ्यूरेनोज बोलते हैं. कोई भी 6 एलिमेंट कंटेनिंग होता है उसको हम पायरेनोज बोलते हैं. ठीक है. फ्यूरेनोज इज 5 मेंबर्ड चेन, 5 मेंबर्ड का कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है. और पायरेनोज इज 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे छो के छो कार्बन होंगे, बट 6 एलिमेंट अगर हैं उसके अंदर और वो रिंग की फॉर्म में, इट इज कॉल्ड एज पायरेनोज. और अगर 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में है, आई विल कॉल इट अ फ्यूरेनोज. ये दो टर्म्स होती हैं. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने ग्लूकोज को, जो साइक्लिक फॉर्म होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वन इज पायरेनोज एंड अदर वन इज फ्यूरेनोज. तो हम उसे बोल सकते हैं डी ग्लूकोपायरेनोज या डी, ये डी ग्लूकोपायरेनोज और एल ग्लूकोपायरेनोज, हम कुछ भी बोल सकते हैं. और ऐसे ही एक और चीज बोलते हैं अल्फा ग्लूकोपायरेनोज एंड बीटा ग्लूकोपायरेनोज. तो हमें इनमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं. फर्स्ट माय कार्बन इज सी, 2, 3, 4, 5, 6. 6वें पे लगा दो CH2OH, पहले पे लगा दो डबल बॉन्ड O, फिर क्या है OH, H, OH, H, OH, H, OH, OH. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, जब मैं पायरेनोज रिंग बना रही हूँ, मतलब उसमें 6 मेंबर हैं, 6 में से 5 होंगे कार्बन और एक होगा ऑक्सीजन. तो मैं क्या करूंगी, फिफ्थ कार्बन है ये कार्बन, फिफ्थ कार्बन का अगर मैं OH उठाऊंगी और मैं क्या करूंगी, उसको ऐसे ले जाऊंगी, C3, 4, 5, 6 का तो CH2OH ऐसे ही रहने दो. जो ये OH है ना, इसको मैं ऐसे फर्स्ट कार्बन पे ले गई, OH लगा दिया ऐसे, फर्स्ट कार्बन पे मैंने OH लगा दिया. ठीक है. तो ये जो डबल बॉन्ड O था, यहाँ तो H ही लगा हुआ है ऑलरेडी. जो डबल बॉन्ड O है, अब वो सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कंबाइन हो जाएगा फिफ्थ वाले कार्बन से, क्योंकि हमने फिफ्थ से उठाया है. और सेम सेकेंड कार्बन पे OH है तो OH रहने दो, सेकेंड कार्बन पे H है तो H रहने दो, इस पे OH है तो OH रहने दो. दिस इज, अभी चेन बन गई नहीं बन गई, ऐसे करके देखो, ऐसे करके ये चेन बनी नहीं बनी, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. चेन, सॉरी, ये रिंग बनी कि नहीं बनी अभी? इज इट रिंग और नॉट रिंग? ओके, आई एम रिपीटिंग, जस्ट वेट अ मिनट, एडमिट हर. हाँ देखो, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. हम क्या बोलेंगे, पायरेनोज फॉर्म क्या है, C, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें पे CH2OH, डबल बॉन्ड O, OH, H, OH, OH. अभी ये है चेन फॉर्म. अब मैं क्या करूंगी, मैं इसी को फिर से दोबारा 3, 4, 5, 6, 6वें को तो ऐसे ही रहने दो. अब मेरे को बनाना है पायरेनोज रिंग, मतलब पायरेनोज में 6 मेंबर हैं, 6 में से होंगे 5 कार्बन और एक होगा ऑक्सीजन. तो मैं 5 कार्बन है तो 5वें कार्बन से ये कम उठाऊंगी, इसको पहले पे ले जाऊंगी. आई विल टेक इट टूवर्ड्स द फर्स्ट.
इधर तो ऑलरेडी एच लगा ही हुआ है, तो ये एच है। अभी 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं हो सकता, अभी सिंगल बॉन्ड ओ होगा और ये इस फिफ्थ वाले से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी बचा हुआ सेम ओ एच एच ओ एच ओ एच, वैसे का वैसा लिख दो, ओ एच एच ओ एच। और यहाँ पे अब एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे एच होगा। अब ये रिंग है या नहीं है? 1 2 3 4 5 और 6वां एक ऑक्सीजन। इज इट क्लियर नाउ और नॉट? ये रिंग हुआ या नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये समझ आया या नहीं आया? आया सबको समझ? तो मैं इसको बोलूंगी ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज क्यों? क्योंकि 6 मेंबर हो गए, जिसमें से आया, यस ठीक है, जिसमें से 5 हो गए कार्बन और एक हो गया ऑक्सीजन। अभी ग्लूकोपायरेनोज तो मैंने बना दिया, कहीं पे लिखा होता है अल्फा ग्लूकोपायरेनोज और कहीं पे लिखा होता है बीटा ग्लूकोपायरेनोज। हम क्या करेंगे अब, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को, इफ आई विल मेक इट इन द फॉर्म ऑफ माय रिंग, अब मैं क्या करूंगी, एक ऑक्सीजन है, देखो ये 6 मेंबर रिंग हो गई। दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट एक नंबर, ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, 6 मेंबर बन गई रिंग। ये 6 मेंबर बनी नहीं बनी? 6 मेंबर जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट वाले कार्बन से उठाऊंगी। फर्स्ट वाला कार्बन है ये वाला, जस्ट सी माय दिस ग्रीन एरो, फर्स्ट कार्बन है ये, इसके लेफ्ट साइड पे है H और राइट साइड पे है OH। तो लेफ्ट साइड वाली चीज को मैं ऊपर लिख दूंगी और राइट वाली को नीचे लिख दूंगी, HOH। अब सेकंड पे ऊपर आएगा H, नीचे आएगा OH, ऊपर आएगा H, नीचे आएगा OH। थर्ड वाली पे ऊपर आएगा OH और नीचे आएगा H। फोर्थ वाली पे ऊपर आएगा H, नीचे आएगा OH। और फिफ्थ वाली पे H और CH2OH, इसमें हम CH2OH ऊपर लिख देते हैं और H नीचे लिख देते हैं। तो जब भी कार्बन ग्लूकोज की फॉर्म में, जो मेरा ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में अगर हाइड्रोजन ऊपर होगा, आई विल कॉल इट अल्फा ग्लूकोपायरेनोज। लेकिन अगर H नीचे होगा और OH ऊपर होगा, आई विल कॉल इट बीटा ग्लूकोपायरेनोज। तो अल्फा ग्लूकोपायरेनोज और बीटा ग्लूकोपायरेनोज आर द टर्म्स यूज्ड इन रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे हम H और OH देखेंगे। फर्स्ट कार्बन पे अगर H है लेफ्ट पे, मतलब ऊपर है, तो आई विल कॉल इट अल्फा फॉर्म। और अगर फर्स्ट कार्बन पे H है नीचे, आई विल कॉल इट अ बीटा फॉर्म। और कैपिटल डी कैपिटल एल कब होता है? इट इज इन माई चेन फॉर्म, जिसमें फिफ्थ कार्बन पे अगर OH है लेफ्ट साइड पे, आई विल कॉल इट कैपिटल L ग्लूकोज। अगर OH है राइट साइड पे, आई विल कॉल इट कैपिटल D ग्लूकोज। ये समझ आया? कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल डी स्मॉल डी, अल्फा डी बीटा डी। बीटा अल्फा समझ आया नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। क्लियर हुआ? अभी क्या करना, दिस इज योर होमवर्क, कि एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, ग्लूकोज का डी कैपिटल एल बनाना, फिर ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज बनाना, अल्फा ग्लूकोपायरेनोज और बीटा ग्लूकोपायरेनोज बनाना। ठीक है, ऐसे करना। और ट्राई करना कि क्या वो बना सकते हो हमारा अल्फा ग्लूकोफ्यूरेनोज और बीटा ग्लूकोफ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज में 5 मेंबर रखने हैं, तो चौथे कार्बन से हम वो ऊपर लेके जाएंगे। जब हमें 5 मेंबर, फ्यूरेनोज में 5 मेंबर रखने हैं, तो हम फोर्थ कार्बन उठाएंगे और फोर्थ कार्बन वाला OH ऊपर लेके जाएंगे। अभी हमें पायरेनोज पढ़ा, हमने पायरेनोज में वी हैव 6 मेंबर,
जिसमें 5 कार्बन थे, तो 5 कार्बन में हमने 5th कार्बन का OH उठाकर फर्स्ट कार्बन पे लेके गए। जब हम फ्यूरेनोज बनाएंगे तो हम, क्योंकि वो 5 मेंबर्ड है, जिसमें से एक तो ऑक्सीजन है, तो हम 4th मेंबर का ऊपर उठा के लेके जाएंगे। सो इट्स योर होमवर्क, जस्ट ट्राई टू मेक फर्स्ट, याद रखना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देन कैपिटल डी ग्लूकोज, देन स्मॉल कैपिटल एल ग्लूकोज, ये दो स्ट्रक्चर्स बनाना, फिर अल्फा ग्लूकोपायरेनोज, बीटा ग्लूकोपायरेनोज बनाना, then try to make alpha glucofuranones and beta glucofuranones. Is it clear to everyone? एक बार फ्यूरेनोज बना के ट्राई करके आना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? So we will just end up our class and अभी 5 minutes तक गौरव सर will 5 minute break है, and then गौरव सर will start a new class and that would be your next class. Thank you so much. Yes, yes, गौरव सर का क्लास है, स्टार्ट होगा 5 मिनट में विद न्यू आईडी।